चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज का टॉपिक क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, या फिर बोलो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो इसको बेसिक जितना भी है ना वो मैं एक बार तुम लोगों को ब्रीफली समझा देता हूँ, उसके बाद फिर थ्योरी लिख करके समझा दूंगा। क्लियर है? चलो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में? अरे गधों इधर चलो, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है किस पे डिपेंड करती है? ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ उसको दिखते हैं पार्टिकल। जैसा होता है ना कि ब्लैक एंड वाइट इमेज, बस वैसे उसको इमेज किसकी है नहीं पता लगेगा, बस सिर्फ पार्टिकल का नंबर दिख रहा है। साइज से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कुछ पार्टिकल है, बस उसको दिख रहा है 4 पार्टिकल हैं। ना शेप से फर्क पड़ेगा ना उसके मास से फर्क, किसी चीज़ से ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये चीज़ समझ गए? सिर्फ अभी क्या दिख रहा है? 4। तो अपने को क्या दिख रहा है? एक छोटा सर्कल है, उससे बड़ा, उससे बड़ा एक स्टार। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं दिखता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये चीज़ क्या दिख रही है? 4 बस, और कुछ नहीं दिख रहा उसको। इतना समझ में आया? तो ये जो समझ में आई सभी को कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। फिर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, 4 पढ़ी थी अपन ने, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कितने पार्टिकल है उस पर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ क्यों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पानी रखा था, ठीक है, इसमें मैंने कोई पार्टिकल ड्रॉप किया है। फॉर एग्जाम्पल ये बनाता हूँ मैं, क्या दिख रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को? एक स्टार, नहीं एक, ना तो उसको शेप से ना साइज से किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये क्या दिख रहा है? एक पार्टिकल दिख रहा है। जैसे ये एक पार्टिकल अंदर आएगा, ठीक है, अब मैं बार बार रिपीटेड इमेजेस नहीं बना रहा हूँ, इसी में सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल अंदर आया, अगर एक ही रहता है कि ये अंदर आने के बाद भी क्या है? एक ही है, ठीक है। तो ये क्या अपना नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये समझ में आया? ठीक है। अब इसी चीज को एक अलग मेथड से समझते हैं। ये एक सेम, ठीक है। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें भी वही सेम ही है। एक, इसमें क्या दिख रहा है उसको? 2 दिख रहे हैं, मतलब 2 पार्टिकल, 2 स्टार मत बोलना, 2 पार्टिकल दिख रहे हैं, दैट्स इट। वो कैसे हैं क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर है? जब ये 2 अंदर गए या पानी में ड्रॉप किया तो ये कैसे हो गए हैं? ऐसे दिख रहे हैं अंदर जाने के बाद। तो अंदर जाने के बाद क्या दिखा मुझे? 4। ये जो समझ में आई? तो मैंने जब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ है तो मैंने 2 ऐसा समझ लो, कंचे समझ लो, अंदर 2 डाले थे और पानी के अंदर देख रहा हूं तो 4 दिख रहे हैं। तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर कैलकुलेट करता हूँ कुछ भी, कि यहाँ से मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, तो जो इसके फार्मूलेज आते हैं ना, पहले तो हाँ तुम लोग एक ये बेसिक याद रखो, अपने फार्मूलेज कैसे आते हैं? सबसे पहला एक्स बी इजल टू डेल पी बाई पी नॉट ए, सेकेंड क्या आता है? डेल टी एफ डेल टी बी, मतलब बी और एफ भाई अपना, ठीक है, बी और एफ, और पाई इजल टू सी आर टी रहता है। ये क्या होता है? के बी के एफ इंटू एम और इंटू एम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ते हैं तो वैसे तो इनके ओरिजिनल फार्मूले ये हैं, याद रखना। आई का मल्टीप्लाई सब में होगा। अभी आई होता क्या है वो देखते हैं अपन, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर होता है, अभी पढ़ेंगे आगे। और वेंट ऑफ फैक्टर का एक बेसिक तो मैंने बता दिया था, नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं कि NaCl है तो आई कितना लिखोगे? 2, ठीक है। जैसे अपना यूरिया है तो Na कितना लिखोगे? 1, जितना भी उसके मोल दिए हैं उसके हिसाब से। तो ये इनके ओरिजिनल फार्मूले होते हैं। अपन ने अभी तक बिना आई के पढ़े फार्मूले, अब जो पढ़ेंगे उसमें बस आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। अब वो आई वाले पोर्शन को अपने को पढ़ने के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड इक्वेशन निकालता तो डेल टी के भी रखता, एम रखता, और इसमें क्या रखता? 1 रखता ना, तो कुछ आंसर आता।
अब जब मैं यहाँ से सेम चीज़ निकाल रहा हूँ, अगर वही फार्मूला मैं इस जगह लगा रहा हूँ, तो डेल टी बी इजकल टू क्या आएगा, इंटू 2, क्योंकि 2 पार्टिकल है ना, तो आई की वैल्यू क्या रखी मैंने 2। लेकिन जब ये तो मेरी कैलकुलेटिव हुई ना, जो मैंने कैलकुलेट की है, तो ये क्या हुई, कैलकुलेटिव, क्योंकि मैंने देखा है कि हाँ मैंने 2 ही डाले थे इसके अंदर, तो मैं 2 के हिसाब से कैलकुलेशन करूँगा ना ऑन पेन पेपर। ठीक है, मुझे क्या पता बाद में उसका क्या होगा फ्यूचर में जाके ये। तो जब मैंने फिर पानी में ड्रॉप करने के बाद देखा कि कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस क्या हुए हैं कि ये 2 के 4 बन गए। ठीक है, तो ये 4 दिख रहा, तो यहाँ पे अब मैं देखूँगा तो मेरे को कुछ चेंजेस आएंगे ना। तो अब मतलब अब मैं अगर इसका ये लिखूँ तो के एफ इंटू एम इंटू 4, तो इसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 2 से किया है। तो ये वाली क्या होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, देखो ये मत बोलना कि कैलकुलेट तो सर ये भी किए पेन पेपर पे, वो ठीक है, बट चलो थैंक यू, चालू था बट वो वॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं था, धन्यवाद। चलो इतना समझ में आया। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये मैंने पेन पेपर पे कैलकुलेट, देखो ये एक्सपेरिमेंट नहीं भी करता, मेरे पास एक बीकर रखा है, मैंने 2 साइड में कंचे रख दिए हैं, तो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे को पता है 2 है तो 2 अंदर जाने के बाद 2 ही रहने चाहिए, तो मैं ऑन पेन पेपर बिना एक्सपेरिमेंट किए भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कैलकुलेटिव, जब उसको प्रॉपर पूरा पानी में डाला, ऑब्जर्व किया, देखा कि हाँ 2 के 2 ही हैं, ज़्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करने के बाद जो कैलकुलेट किया उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व वाला। ये समझ में आया, क्योंकि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नहीं आया किसी को, आ गया ना ये चीज़ कि ये साइड में रखता तो भी मैं 2 का आंसर 2 ही आता। ऑब्जर्व कब निकाल पाऊंगा, जब मैं उसका पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लूँगा और अंदर देखूंगा कि फाइनल पार्टिकल है कितने। क्लियर है, तो ये आया मेरा ऑब्जर्व वाला। सेम एक और तीसरा, ठीक है, यहाँ पे ये बना देता हूँ, चलो ठीक है, इसमें भी मैंने सेम वही है ना, 2 स्टार लिए। ठीक है, जब इन 2 स्टार को मैंने अंदर पानी में पुट किया, ठीक है, मतलब वो मिक्स हो गए आपस में। ठीक है, तो बाहर मुझे कितने दिख रहे हैं, 2। ठीक है, हाँ बाहर कितने दिख रहे हैं, 2, अंदर कितना दिख रहा है, 1। तो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेटिव वाला निकालूंगा कि हाँ साइड में 2 स्टार रखे थे मैंने, तो मुझे पता है 2 स्टार अगर अंदर जाएंगे तो क्या आना चाहिए, डेल टी बी क्या आना चाहिए यहाँ पे, डेल टी बी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू 2। ये कैलकुलेटिव वाला हो गया। कौन सा हुआ, कैलकुलेटिव। जब मैंने फिर पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा कि नहीं ये तो वैसा आ ही नहीं रहा है, कुछ और आ रहा है, तो मेरे ऑब्जर्व करने पे फिर चीज़ें अलग दिख रही है ना, तो यहाँ पे अब जो आएगा इसके अंदर से डेल टी बी इजकल टू के बी इंटू एम इंटू 1 हो जाएगा ना, वो तो क्योंकि 2 से 1 हुआ है वो। ये चीज़ समझ में आई सभी को। तो जब भी वो पार्टिकल, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल मैं तुमको दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा अगर दिखे पानी के अंदर तो क्या बोलते हैं, डिसोसिएट हुआ होगा ना, टूटे होंगे पार्टिकल, तो इसको बोलूँगा मैं डिसोसिएशन वाला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और जब मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, 2-3 चीज़ें जुड़ जाएगी आपस में, तो क्या बोलते हैं, एसोसिएट होना, तो इसको क्या बोलूँगा, एसोसिएट वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो समझ में आई डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत सिंप्लीफाई ऐसे भी बता सकता था कि जाके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो डिसोसिएट हुआ है, जितने डाले थे उससे अगर कम दिख रहे हैं तो एसोसिएट हुआ है, बट इस चीज़ से ज़्यादा ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, अब इसकी जो इक्वेशंस आती है अपने, वो लिख के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब उनकी इक्वेशन को सॉल्व, और नॉर्मल वाली तो नॉर्मल ही रहेगी, जितने बाहर यहाँ पे थी ऑब्जर्व और कैलकुलेटिव सेम ही रहेगी। ऑब्जर्व कैलकुलेटिव यहाँ पे सेम है, यहाँ लगा रही है वहाँ भी लगा रही है। क्लियर है, आ जाओ, लेट कहाँ से हुआ है। ठीक है, चलो ये डिसोसिएट एसोसिएट वाला सुनो अब। ठीक है, डिसोसिएट वाले में मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ और फिर रुको तुम लोग, चलो यहीं से सिखा दूंगा जितना हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी से c बन रहा है,
चलो ये रुको, अभी एक इक्वेशन में इधर लिख रहा हूँ जनरल की, फिर एसोसिएट पढ़ेंगे। ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, एक ये लिखा है बेटा, सारे इधर सो मत और ऐसे हाथ करके मत बैठो, जो बैठे हैं 2-3, ठीक है। हाँ अपन भी। चलो तो स्टार्टिंग में इसके एक पार्टिकल है, इसका एक पार्टिकल है, जब रिएक्शन नहीं हुई है T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 मतलब अभी जस्ट रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अब होने वाली है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है ना, तो ये रिएक्टेंट है और स्टार्टिंग में कितने, दोनों एक हैं, तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में थोड़े ना बनेंगे, ये चीज समझ में आए। जब रिएक्शन शुरू होगी तो ये दोनों आपस में कुछ रिएक्शन करके फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आती है, उस स्टेज को ही लिखते हैं अपन सेकंड स्टेप में, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी टाइम पे बोलते हैं, टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो ये कुछ कम होगा, ये भी कुछ कम हो रहा होगा, तभी जाके ये चीज़ें बनेगी प्रोडक्ट वाली। तो ये कितना कम हो रहा है, मैंने मान लिया है कि एक्स कम हो रहा है, 1 था, 1 में से कितना, देखो 1 में से पूरा 1 कम हो गया तो पूरे प्रोडक्ट बन जाएगा, तो 1 में से कुछ पोर्शन कम हो रहा होगा ना, तो उस पोर्शन को मैंने मान लिया है कि 1 में से ये एक्स कम हो रहा है, ठीक है। ये 1 में से कितना कम हो रहा है, ये भी एक्स कम हो रहा है, मैंने मान लिया है बस, ठीक है। फिर उसको रुको, डी मत करो, सिर्फ सी तक ही रहने दो, दिक्कत होगी, क्लियर है। ये समझ में आया, ये 1 में से एक्स कम हो रहा है, 1 में से एक्स कम हो रहा है, तो जितना ये कम हो रहा है उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे ना। देखो इधर मान लो अगर 100 था, 100 में से 20 कम हुआ है और 80 बचा है, तो प्रोडक्ट कितने का बनेगा, सिर्फ 20 का ही बनेगा। तो भाई बोल रहा हूँ कि इधर अगर एक्स कम हुआ, इधर एक्स कम हुआ है, तो उधर क्या बनेगा, सिर्फ एक्स ही बनेगा ना, ठीक है। देखो या फिर अगर मैं इसको थोड़ा और ढंग से बोलूँ, तो अगर ये ऐसा होता 2c बन रहा होता, तो यहाँ पे क्या बनता 2x, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चलाते हैं चीज़ें, ठीक है। अगर ये 1 था, ये 1 था और ये 0 था इनिशियल में, तो ये कितना कम होगा, 1 माइनस एक्स। आ जाओ, या फिर इसको बहुत ढंग से अगर लिखूँ ना, तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से लिखते हैं। चलो रुको, थोड़ा और इसको मतलब कॉम्प्लिकेट तो क्या ही बोलेंगे, उसको ऐसे लिखते हैं अपन, 2, 3 और 5, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस कितना कम हो रहा है, ये इसकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कम होता है, जो इसके आगे नंबर लिखा, अगर मान लो ये 3 है, ये 2 है, तो ये ज़्यादा नंबर में तो ज़्यादा कम होगा ना, ये कम नंबर में तो कम होगा, ये समझ में आता है। तो ये कम नंबर में, तो इसके आगे जो डिजिट लिखा है उसके हिसाब से ही कम होगा ना, इसके आगे डिजिट 2 लिखा है तो 2x की रेट से कम होगा, ठीक है। इस ये कितने से कम होगा, इसके आगे 3 लिखा है तो 3x की रेट से ही कम होगा, ठीक है। तो ये जिन रेट से कम हो रहे हैं उन्हीं रेट के अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा किसकी रेट के हिसाब से, जो प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री है। प्रोडक्ट को इनके हिसाब से मत लिखना कि 3 + 2, वो नहीं है। या फिर चलो इसको बहुत कन्फ्यूजन ना हो तुम लोगों को, इसीलिए मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम ये ना बोलो कि 3 + 2 5 हो रहा था, ठीक है। तो 3 + 2 5 की वजह से मैंने उधर 5 नहीं लिखा था पहले भी। ये कितना बन रहा होगा, जितना ये टूट रहा होगा उसकी स्पीड से ही ये बन रहा होगा, ठीक है। और उसकी स्पीड से का मतलब 6 है तो 6x, मैं 10 लिखता तो 10x बन रहा होता, 10x की स्पीड से बन रहा है, ये समझ में आया। तो वो पहले जो लिखा था 5 वो इसका मतलब नहीं था। अब क्लियर है कि पहले अगर ये 1 था, ये 1 था, मैंने मान लिया 1 1, ठीक है, तो ये 0 रखा है, ठीक है। इसके मोल के हिसाब से नहीं रखा कि 2 था 3 था, वो ओरिजिनल है, बट मैंने हर चीज़ को मान लिया है कि 1 है, ताकि तुम्हारी इक्वेशन सिंपल पड़े। 1 था तो 0 था, ये 1 में से कितना कम होगा, इसके रेट के हिसाब से 2x, ये 1 में से कितना कम होगा, इसके रेट के हिसाब से, ये कितना बनेगा इसके रेट के हिसाब से। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल देखो, इक्विलिब्रियम पे अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ कोई भी अमाउंट चाहिए या पार्टिकल चाहिए, तो इन तीनों का सम करूँगा ना कि इक्विलिब्रियम पे क्या चीज़ है। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 - 2x प्लस 1 - 3x प्लस 6x, ये चीज़ लिखते हैं हमेशा इक्विलिब्रियम पे। तो ये एक बेसिक याद रखना तुम लोग अभी, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का पार्ट है और यहाँ अभी लगेगा तुमको। ये इसमें किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। या फिर इसको देखो सिंप्लीफाई, अब ये तो मैंने तुमको एक सबसे ढंग का एग्जांपल दे दिया, वो ये ऐसे देता है, a से अगर b बन रहा है, ये 1 था, ये 0 था, तो ये क्या होगा 1 - x, ये कितना बनेगा x, और इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा 1 - x + x, ठीक है।
तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा तो टोटल 1 ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल स्टार्टिंग में जितना अमाउंट है, अमाउंट कभी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, तो अमाउंट रहेगा उतना ही। ये चीज़ समझ में आई। बट यहाँ पे अपने को पार्टिकल के नंबर से समझ में आएगा, इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मैंने जोड़ा है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही रहेगा ना। स्टार्टिंग में अगर मैंने ए का 5 लिया है और बाद में मान लो ए थोड़ा बहुत टूट के 3 रह जाता है और ये 2 बनता है, तो भी टोटल तो दोनों का 5 ही रहेगा, तो वही लिखा है कि 1 ही आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में अगर लिखूँ तो। लेकिन पार्टिकल की टर्म्स में लिखूँ तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम पे चेंज होगी एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में, ये इसीलिए ये बताया है। तो ये समझ में आया, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। ए से अगर बी बन रहा है तो 1 और 0, 1 में से कितना कम होना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1x, तो 1x कम होगा, इसके आगे कितना है 1, तो 1x बनेगा। तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, ये इनिशियल है, ठीक है। इसके हिसाब से अब अपन डिसोसिएशन एसोसिएशन का एक एक केस देखते हैं। क्लियर है? चलो डिसोसिएशन के केस में मैं लिख के देता हूँ तुम लोगों को। बेटा सारे ना, मैंने एक एग्जांपल लिया, NaCl का 1 मोल लिया है, सारे इधर बातें नहीं, ये पानी का बीकर है, मैंने NaCl का 1 मोल लिया, 1 मोल मतलब जितने भी उसमें पार्टिकल होते हैं, बट अपन एक को अभी एक ही मान रहे हैं। क्लियर है? 1 मोल NaCl मैंने ड्रॉप किया, मतलब एक कंचा समझ लो। जैसे अंदर ड्रॉप किया पानी में जाके NaCl 2 में टूटता है ना, मुझे पता है, तो ये कंचा कितने में बढ़ जाएगा, 2 में, आधा इधर आधा इधर, तो NaCl का में बटेगा अपना 2 में बढ़ता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। इतना समझ में आता है सभी को? तो इनिशियल मैंने 1 लिया था ना NaCl, एक कंचा, तो T = 0 लिखूं या फिर इनिशियल बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख के देगा, या फिर I ये लिख देगा। तो इनिशियल पे ये कितना था 1, ये कुछ भी नहीं था ना, क्योंकि मैंने अभी तो इसको हवा में होल्ड करके रखा है, पानी में नहीं डाला, तो इनिशियल ये कितना था 1। जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया, ये पानी में जाएगा और धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, और टूटेगा कितने पार्टिकल में, 2 में, तो 2 में टूट गया है। तो ये कितना कम होगा, मैंने मान लिया है x। वैसे तो अगर देखो पूरे ही टूट जाएगा तो 1 1 करके 2 बन जाएंगे। अगर मान लो अगर ये T = 0 था, ठीक है, मैं एक और बीच में, ये बुक में नहीं दिया है बट मान लिया मैंने, T = इनफाइनाइट मतलब रिएक्शन हो गई, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो ये कुछ भी नहीं बचेगा और ये बच जाएंगे ना 1 1, ठीक है। तो इनिशियल में टोटल करूँ तो 1 आ रहा है, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद टोटल कितना आ रहा है मेरा, 2। तो पार्टिकल मैंने तो 1 डाला था और अंदर 2 पार्टिकल बन रहे हो, तो ये डिसोसिएशन का केस होगा ना, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँ, पार्टिकल का है ना, कॉन्सेंट्रेशन का नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज नहीं होगा। 1 + 0 + 0 1, यहाँ पे अगर टोटल करूँ तो 0 + 1 + 1 2। अगर पहले 1 था और बाद में 2 हो गया तो डिसोसिएट हुआ होगा ना अंदर जाके, ठीक है। तो इनफाइनाइट वाले वो बुक में लिखता नहीं है कभी, बट तुम समझ गए क्या है कि अगर पूरा ख़त्म हो रहा होगा तो एक है शुरुआत की प्रोसेस, जब मैंने जस्ट ड्रॉप किया, एक है ख़त्म की प्रोसेस की पूरा ही टूट गया है। इनके बीच की स्टेप में एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है कि कितना टूटा और कितना वापस रिवर्सिबल प्रोसेस के उससे अगर लो तो, या फिर बोलो T = T टाइम पे, कोई भी एक T टाइम ले लिया मैंने बीच का, इनिशियल से फाइनल के बीच में कहीं का भी एक टाइम, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये टाइम उठा लिया, समझ गए। कोई मान लो मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट में पूरा टूट रहा है, तो मैंने 3 मिनट पे बात कर रहा हूँ, 7 मिनट पे बात कर रहा हूँ, 5 मिनट पे बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो उसके लिए क्या लिखते हैं, T = T टाइम, मतलब बीच में कहीं भी, तो बीच में कहीं भी पूरा नहीं टूटा होगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट पे पूरा टूटेगा, बताया अभी, पूरी रिएक्शन खत्म होने के बाद पूरा टूटता है। तो बीच वाले पोर्शन पे कुछ पार्ट टूटेगा, इसका कुछ पार्ट टूटेगा, मतलब वो पार्ट मैंने x मान लिया, तो कितना टूटेगा इनिशियल में से x, 1 में से कितना टूटेगा x। अगर ये 1 में से x टूट रहा है तो वो जो x पोर्शन है वही तो जाके प्रोडक्ट बना रहा है ना मेरे। अब उस पर्टिकुलर पोर्शन में से, जैसे 1 था, 1 में से मैंने बोला कुछ टुकड़ा टूटेगा, या फिर उसको बहुत ढंग से समझना है तुम लोगों को। ये कुछ पोर्शन था, ठीक है। जब ये पानी में जाएगा तो इसका मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इतना पोर्शन गायब हो गया, ये समझ में आया, ऐसा रह जाएगा। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो बचा है, ये सर्कल वाला पोर्शन जो इसमें फिट हो रहा था, तो ये अब कितना Na बनाएगा और कितना Cl बनाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इनकी स्टोइकियोमेट्री पे, जो आगे लिखा होगा। मान लो Na3 लिखा है, यहाँ है नहीं, बट Na3 लिखा होता और Cl1 लिखा होता, तो इस पोर्शन से ज़्यादा Na बनता और कम Cl बनता।
अगर दोनों के आगे 1 1 लिखा है तो बराबर Na और बराबर Cl बनेगा, ये जो समझ में आती है। तो उनकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से फिर जो इसका टुकड़ा टूट रहा है उससे अपन बांटते हैं कि कितना क्या बन रहा है, ठीक है। अगर ये 1 में से x ही टूटा है, ये जो है ये लिखा है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये 1 था, 1 में से x टूटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x, ये वाला पोर्शन, ये समझ में आया। 1 था तो 1 में से x इधर रह जाएगा, x जो टूटा है। अब इस x से Na भी बनेगा और Cl भी बनेगा, कितना कितना बनेगा उनके आगे की स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, समझ गए। तो अगर 1 माइनस एक्स है तो ये कितना 1 है ना, तो ये भी x बनेगा और ये भी कितना बनेगा x अमाउंट, मतलब बराबर अमाउंट में बन रहे हैं। ये समझ में आया सभी को कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए कि कितने बन रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे पार्टिकल का नंबर कितना आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कट जाएंगे ना, कोई से भी काट दो। अब इसको काटूं इससे, इसको काटूं, एक ही बात है। तो बचेगा क्या मेरा सिर्फ x प्लस का और 1 भी प्लस का, तो 1 प्लस एक्स। ये पार्टिकल बचेंगे मेरे कोई भी एक पर्टिकुलर बीच वाले टाइम पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या है आई की वैल्यू है ना, नहीं समझ में आ रहा क्या। ये जो वैल्यूज आ रही है ना बेटा मेरी आई की वैल्यू आ रही है। आई मतलब पार्टिकल का नंबर। शुरू में 1 था, पूरी रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो 2 बनेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बीच वाले टाइम पे कितना बनेगा, ये समझ गए कि NaCl शुरू में 1 है, पूरा टूटेगा तो 2, और बीच में अगर कोई भी पॉइंट बोलूँ तो पूरा नहीं टूटा ना, आधा अधूरा टूटा होगा। तो बीच वाले पॉइंट पे मेरे को क्या क्या चीजें गिननी पड़ेगी, ये प्लस ये प्लस ये, एक ये गिनना पड़ेगा, एक ये गिनना पड़ेगा, एक ये गिनना पड़ेगा। बीच में कोई भी टाइम पे मैंने बोला है कि 10 मिनट में पूरा टूट रहा है, तो 4 मिनट में कितना टूटा होगा। जो टूटा है वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल बनाएगा, उसमें से कुछ पोर्शन Na बनेगा, कुछ Cl बनेगा। लेकिन जो नहीं टूटा है अभी 4 ही टूटा है तो 6 बचा है ना, मतलब ऐसा कुछ। तो जो पूरा NaCl का पोर्शन भी थोड़ा बचा है, उसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े टूटे हैं। जैसे अपन कोई भी चीज़ पानी के अंदर गलाते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं तो धीरे धीरे ऐसे टूटती है ना, डिसोसिएट होती है। तो जो बिखर गया उससे वो प्लस जो अभी पूरा जमा हुआ है थोड़ा सा पोर्शन, तीनों मिलके पार्टिकल बनाएंगे ना। तो वही लिखाएगी कौन कौन बनाएगा। जो NaCl का भी पोर्शन थोड़ा बचा है वो भी तो एक पार्टिकल ही है ना पूरा, तो वो भी पार्टिकल बनाएगा, और जो इनसे टूट गया वो 2 टाइप के पार्टिकल बनाएगा अलग अलग। तो इसीलिए टोटल अपन तीनों को ही जोड़ते हैं। उसमें ये नहीं करना है कि सिर्फ Na और Cl के जोड़ दिए तुमने x प्लस एक्स, ये नहीं करोगे, क्योंकि पार्टिकल तो तीनों ही हैं। देखो स्टार्टिंग में एक ही पार्टिकल था, बाद में जब इससे इतना पोर्शन अलग हो गया तो 2 पार्टिकल बने, ये भी पार्टिकल बचेगा कुछ, ये भी पानी में पार्टिकल दिखेगा, और इससे 2 पार्टिकल बनेंगे, Na भी बनेगा, Cl भी बनेगा। तो जो 3 रेड गोले कर रखे हैं, ये 3 अलग अलग टाइप के पार्टिकल मेरे को बीच वाले टाइम में तैरते हुए दिखेंगे ना। थोड़ा NaCl तैरता हुआ दिखेगा, थोड़ा उससे जो Na बना है वो तैरता हुआ, और थोड़ा उससे जो Cl बना है वो तैरता हुआ दिखेगा। ये चीज़ समझ में आई सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्योंकि इससे जब अभी क्वेश्चन आएंगे तो फिर तुम लोग कन्फ्यूज होगे, इसीलिए इसको इतने ढंग से बता रहा हूँ। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू निकालते हैं अपन काहे की निकालते हैं, आई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और ये जो अल्फा, अच्छा ये जो मैंने एक्स लिखा है ना, इसको बुक में अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, 1 माइनस अल्फा। अच्छा तो जो एक्स है ना, ये है क्या, डिग्री ऑफ ये डिसोसिएशन का केस है ना, डिसोसिएशन, इसी को वो अल्फा भी लिखता है बेटा, है ना। सुनो 1 में से जो टूट रहा है पोर्शन वही तो डिसोसिएट हो रहा है। अब कितना होगा उसको इंग्लिश में नाम दिया है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। 1 में से 1 पूरा ही टूट जाएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो गया, ठीक है। तो पूरा ये 0 हो जाएगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर पोर्शन टूट रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा कि कितना टूट रहा है वो। तो उसको बताने के लिए एक्स को क्या लिखते हैं, या तो अल्फा बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, जो कि क्या है अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो परसेंटेज में देखे रखा है। फॉर एग्जांपल कहाँ लिखने की दिक्कत होती है यार इसमें से, मैंने बोला है कि 20% ही कोई चीज़ टूटी है, कि 20% तुम्हारा क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। बेटा इधर सारे 20% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तुमको एक रिएक्शन दे दिया, NaCl टूट रहा है और बोल दिया मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 20%। तो 20% का मतलब क्या है, परसेंट नीचे डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है 20/100, तो 0 से 0 ये क्या आ जाएगा
0.2। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर x या अल्फा की वैल्यू क्या आई 0.2। तो 1 माइनस एक्स जो लिखता था वो अब मैं क्या लिखूंगा 0.2, कि 1 में से कितना टूट रहा है 0.2 ही टूटा है अभी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरी 0.2 आई, ये समझ में आया। फिर ये 0.2 है तो वो भी 0.2 बनेगा, वो 0.2 बनेगा, और फिर जब तीनों का सम कर लूँगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल आई मिल जाएगा तुमको। क्लियर है। या फिर सीधा फार्मूला वैसे 1 प्लस एक्स कर लोगे, 1 प्लस 0.2 करोगे तो 1.2 आएगा तुम्हारा आई की वैल्यू। ये चीज़ समझ में आई कुछ। अभी जब बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स पे सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। क्लियर है। ये समझ गए डिसोसिएशन का केस। अब एसोसिएशन का एक पढ़ते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन समझ में आया सभी को पक्का। एसोसिएशन में थोड़ी चीज़ें फ्लिप होगी। हाँ, या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगा या आई गिवन होगा, मतलब टोटल, तो कुछ तो वैल्यू हमेशा गिवन होगी। आई होता है तीनों का सम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होगा तो आई आराम से निकाल लूँगा, आई पता होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लूँगा। कुछ ना कुछ तो दिया होगा दोनों में से एक। देखो, या तो एक्स दिया होगा तो आई निकाल लूँगा, आई दिया होगा तो एक्स निकल जाएगा। एक्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है तो मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे, कितना टूट रहा है तो उससे पार्टिकल मिल जाएंगे ना, इतना टूट रहा है। और अगर दे दिया है कि इतने पार्टिकल बन रहे हैं तो मुझे डिग्री, वहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकता हूँ कि कितना टूट रहा होगा तब जाके इतने पार्टिकल बन रहे होंगे। क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा फोन में। ठीक है, ये समझ में आया अभी। या तो आई गिवन होगा या एक्स गिवन होगा, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं वो दे रहा होगा या फिर कितना टूट रहा है वो दे रहा होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ दे के रखेगा वो क्वेश्चन में। कुछ नहीं देगा तो अपन आई को 1 ले लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है फिर। ठीक है, मतलब नहीं टूट रहा है मान लूँगा, क्योंकि जब वो 1 प्लस एक्स इक्वल टू आई इस केस में हो रहा है। हाँ ठीक है, वो जो भी रिएक्शन होगी उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया सभी को, कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब अपन लिखते हैं एसोसिएशन वाला केस। वहाँ जगह नहीं है तो मैं वहाँ ऊपर लिख देता हूँ, है ना, बेटर है। पूरे का एक साथ ही फोटो क्लिक कर लेना। एसोसिएशन वाले केस में तुम लोग इधर देखो। अच्छा देखो, अपन जब इनऑर्गेनिक में पढ़ के आए थे तो अपन ने पढ़ा था ना, एक बेंजोइक एसिड और एक और एसिटिक एसिड, ये दो डाइमर बनाते हैं। इनका इंडिविजुअल वेट 60 दिखता है, लेकिन हमेशा 120 ही कैलकुलेट करने पे रखते हैं, क्योंकि पानी में जाते फिर 2-2 के पेयर बना लेते हैं। ठीक है, डाइमर बनाते हैं। तो बेंजोइक एसिड लिखूं, बेंजीन के ऊपर COH या फिर CH3 के आगे COH, एसिटिक एसिड, दोनों ही क्या बनाते हैं, डाइमर। तो मैंने 2 पार्टिकल लिए, 2 पार्टिकल लिए थे, जो इसके 2 लेने ही पड़ेंगे। एक पार्टिकल किसके साथ एसोसिएट करेगा नहीं बता पाओगे ना, तो मिनिमम 2 पार्टिकल तो रखने पड़ेंगे, जो भी उसका एसोसिएशन नंबर होगा। सुनो, जो भी उसका एसोसिएशन नंबर होगा मिनिमम उतने पार्टिकल तो रखने पड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि 4 पार्टिकल एसोसिएट होते हैं इसके, तो तुमको मिनिमम 4 तो लेने पड़ेंगे, तभी जाके वो मिलके अंदर जाके एक पूरा बना पाएगा। 3 लोगे तो कैसे बना लेगा, समझ गए जिस। बेंजोइक एसिड 2 से मिलके एक बनता है, डाइमर बनाता है। तो डाइमर वाले में मेरे को 2 लेना पड़ेगा, ट्राइमर में 3 लेना ही पड़ेगा, टेट्रामर में 4 लेना ही पड़ेगा, तब जाके वो कंपाउंड बना पाएगा। समझ गए जिस। ठीक है, तो अगर ये है, ये दिया है, तो इससे क्या बन रहा होगा, CH3COH होल ट्वाइस, ये बनता है ना। CH3COH और 2 ऐसे बॉन्ड बना के दोनों को जोड़ देता हूँ, तो होल ट्वाइस ऐसे लिखा। ये समझ में आया सभी को। ठीक है बेटा, बातें नहीं करो। अब मैं इसको लिखता हूँ, देखो 1 के हिसाब से, पहले 2 के हिसाब से लिख के बता देता हूँ, फिर 1 के हिसाब से लिखूंगा, क्योंकि बुक में 1 के हिसाब से दिया है हर चीज़। ठीक है, ये इनिशियल में कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 0। ये 2 में से कितने माइनस होने चाहिए, 2x, क्योंकि 2 है ना, तो 2 माइनस 2x। और ये बनना कितना चाहिए, 2x बनना चाहिए ना। अरे नॉर्मली अगर देखूंगा तो 2x टूट रहा है तो 2x बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2x नहीं बनेगा, क्योंकि ये केस किसका है, पहले 2 पार्टिकल थे, बाद में एक ही दिख रहा है, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन वाले में तुम वो जो वैल्यू है स्टोइकियोमेट्री की वो नीचे लिखते हो। ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2x नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी टूट रहा है उसका डिवाइड विद उसका स्टोइकियोमेट्री। इधर देख लोगे ना, अपना ये कौन सा डिसोसिएशन वाला केस समझ में आया था। ठीक है, एसोसिएशन वाले केस में करते क्या है, देखो अगर ये इनिशियल 2 लिखा है
तो ये 0 था। 2 में से कितना टूटेगा? 2x टूटेगा। अगर देखो ये 2 में से 2x टूट रहा है तो जो पोर्शन टूट रहा है ना वो मिलके एक बनेगा। जैसे यहाँ पे था, मान लो इनिशियल 1 है, ठीक है, अभी 1 है समझो, ठीक है, 1 में से इतना कुछ पोर्शन टूट गया है। तो इसमें क्या हो रहा था, डिफोफिशिएशन वाले में जो इससे पोर्शन अलग हुआ है ये 2 पर्टिकुलर पार्ट बना रहा है। अफोफिशिएशन में क्या होगा, जो पोर्शन अलग हुआ है ये इसका मिक्स करके आधा पार्ट बना लेगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आधा बनाएगा क्योंकि अफोफिएट हो रहा है ना। देखो देखो अगर ये 2 था, ठीक है, तो 2 से मैं बोल रहा हूं कि ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x। ये समझ में आता है? 2 में से 2x भी तो कम होगा है, तो ये कितना हुआ, 2x ही हुआ ना। ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? 2 था तो 2 में से कितना कम होना चाहिए, 2x के रेट से ही कम होना चाहिए ना। तो 2x जिस रेट से कम हो रहा है उतना पार्ट अलग हो जाएगा, तो उतना पार्ट मैंने अलग कर दिया है। अब जो है अलग पार्ट जा रहा है ना, ये मुझे पता है ना कि वो अफोफिएट कर रहा है। अफोफिशिएशन का केस लिखा है स्टार्टिंग में मैंने कि 2x से क्या बन रहा है, मतलब 2CH3COO होल ट्वाइस बन रहा है। होल ट्वाइस बन रहा है मतलब एसोसिएट कर रहा है, और कितने के उससे एसोसिएट कर रहा है, 2 पार्टिकल मिलके एक बना रहे हैं। ये भी रिएक्शन से समझ में आ रहा है। तो ये कितना 2x है, तो 2x बनाएगा क्या, खुद में ही फोल्ड होके x बना लेगा। ये वाला पोर्शन जब मैंने डिफोफिएट का केस लिया था तो मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा था कि एक x इसको जाएगा, एक x इसको जाएगा। यहाँ पे जब वही पोर्शन एसोसिएट हो रहा है तो मेरे को इसका आधा करना पड़ेगा ना। अगर डिफोफिएशन में मैं इसको 2 में बांट रहा हूँ तो एसोसिएशन में मेरे को इसको इनफोल्ड ही करना पड़ेगा, मतलब आधा करना पड़ेगा। तो इसका आधा कितना होगा, 2x का 2, या फिर बोलूँ 2x का आधा x। ये समझ में आया क्या किया है मैंने? नहीं आया? ये इनिशियल 2 था, ये 0 था, ठीक है। ये 2 में से कितना कम होगा, 2x। अगर ये डिफोफिएट होता तो ये 2x बनता, लेकिन यहाँ मैंने क्या बोला, एसोसिएट हो रहा है। तो एसोसिएट में 2x बन नहीं रहा है, 2x का आधा हो रहा है, क्योंकि 2 मिलके एक बन रहे हैं। तो 2 मिलके एक बन रहा है तो मेरे को इसका आधा ही लिखना पड़ेगा ना। ये चीज समझे? हाँ, मतलब फिर वो कट के हो जाएगा, बट ये चीज अभी समझे। 2x/2 ही क्यों लिखा, क्योंकि जितना ये टूट रहा था, तो जो भी मान लो इतना पोर्शन टूट रहा है, ठीक है, इतना पोर्शन टूट के उधर जाके उसका जुड़ रहा है ना, आपस में जुड़ रहा है, तो उसका आधा हो जाएगा। वो बोल रहा हूँ कि 2x अगर टूट रहा है तो 2x से बन क्या रहा है, वो 2 मिलके एक बना रहा है, तो आधा हो गया, ठीक है। तो एसोसिएशन वाला केस कैसे लिखोगे, जितना यहाँ दिया होगा उससे डिवाइड करोगे कि कितने का पेयर बना रहा है। 2 का पेयर बना रहा है तो 2 से डिवाइड, 3 का बनाता तो 3 से डिवाइड करता मैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये समझ में आया सभी को? ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे। अब यही चीज सेम, इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ 1 के हिसाब से जो देता है क्वेश्चन में वो 2 लेके नहीं देता वो, ठीक है। अगर ये 1 होता तो ये कितना होता, 0। ये कितना होगा, 1 माइनस 2x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये फिर 1 माइनस x लेंगे। अगर ये 1 ले रहे हैं ना अपन, इनिशियल 1 था वो 0 था, तो 1 में से कितना माइनस करेंगे, जो स्टार्टिंग में था, तो x, तो इसको x लिखता, तो यहाँ पे क्या लिख देगा वो, x/2 आधा है ना। ये जितना ये बन रहा होगा, एसोसिएट हो रहा होगा, उससे डिवाइड करते हैं, जितना भी एसोसिएशन का केस होगा, ठीक है। इसको चलो ये समझ में आया। फिर जब इसको सम कर लेते हैं i की वैल्यू, तो इसकी i की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2x प्लस 2x/2। फिर इसको सॉल्व कर लेना पूरा। इसकी i की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस x प्लस x/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा इसका आंसर। ये समझ में आया कि डिफोफिएट वाले को लिखेंगे कैसे, एसोसिएट वाले को कैसे लिखेंगे। डिफोफिएट का लिखना सिंपल पड़ता है, एसोसिएट का लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एसोसिएट का चलो एक केस में इधर लिख के बताता हूँ तुमको, टेट्रामर का। मैंने बोला है
4x जुड़ के कितना बन रहा है, चलो रुको 4x नहीं 4y जुड़ के कितना बन रहा है y4। टेट्रामर है ये। क्वेश्चन में अगर वो वर्ड दे दिया है क्या, टेट्रामर है, मतलब 4 मॉलिक्यूल मिलके एक बनता है। तो 4 मॉलिक्यूल लिए मैंने, 4 मॉलिक्यूल मिलके बना कितना, एक मॉलिक्यूल ऑफ वो पर्टिकुलर पोर्शन, बड़ा हो गया साइज। ठीक है, तो ये इनिशियल कितना लूँगा मैं, मान लो अगर मैं दोनों मैं स्टेप से करके बता देता हूँ। अगर ये इनिशियल 4 था तो ये 0, ये क्या हो जाएगा 4 - 4x, तो ये 4x बाय ये जो लिखा है ना इसको नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 जुड़ के एक बन रहा है। तो जो टूटा है वो कितने टाइम्स में जुड़ेगा, 4 टाइम्स तक में फोल्ड होगा या जुड़ेगा। तो 4x/4 फिर इसका सम कर लोगे। इसी चीज को बुक में कैसे लिखा है, अगर ये 1 होता तो ये 0, अगर ये 1 - x होता जो भी टूट रहा है तो ये क्या होता है x/4। ये चीज समझ में आई। दोनों को कैसे लिखा मैंने, अगर ये 1 होता है तो ये 0, 1 होता है तो ये 1x होता 1 में से, अगर ये नहीं होता, या फिर इसको ऐसे समझ आता हूं। मैंने बोला P से बन रहा है P5, ठीक है, P से क्या बन रहा है P5 टाइम्स में फोल्ड होता है, अगर ये बोल रहा हूं। तो ये क्या है 1 0, 1 माइनस क्या होगा x, तो ये x के अपॉन में कितना जाएगा क्योंकि 5 टाइम फोल्ड हो रहा है ना, तो x/5। तो इसका i कैसे लिखेंगे 1 - x प्लस x/5। अब आया फोन में इससे, तो वही मैंने उसकी स्टॉकियोमेट्री के हिसाब से लिख दिया और फिर 1 लेके कर लिया। क्लियर है सभी को। तो डिसोसिएशन सिंपल पड़ता है लिखना, 1x 1 - x जितना है उधर के उधर ऐसा कैसा लिख दो। एसोसिएशन में करना क्या है, जो यहाँ की वैल्यू होगी उससे डिवाइड करोगे, जितना एसोसिएट हो रहा है उससे डिवाइड कर दोगे जो इधर वैल्यू आ रही है। क्लियर है, क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ में अच्छे से आ जाएगा। इतना क्लियर है। चलो अब इधर सुनो एक चीज और, तो अपने को क्या पढ़ना है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जितने पार्टिकल मैंने डाले थे पानी के अंदर भी उतने ही दिख रहे हैं। एबनॉर्मल में क्या है, जितने डाले उतने नहीं दिख रहे हैं, या तो उससे ज्यादा दिख रहे हैं या उससे कम दिख रहे हैं। ठीक है, या तो उससे ज्यादा दिख रहे हैं या उससे कम दिख रहे हैं। इतना समझ में आया। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे ना, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितने भी फॉर्मूले आई के साथ लगेंगे ये सब आ जाएगा तुम्हारे वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले, क्योंकि आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर, तो आई के हिसाब से लिख दिया है मैंने। और इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट के लिए आई अलग आएगा, डिसोसिएट के लिए आई अलग आएगा। और ये एसोसिएट डिसोसिएट का आई निकालते कैसे हैं, ये ऐसे। क्लियर है। अगर वो बोल रहा है कोई एसोसिएट कोई डिसोसिएट कुछ है ही नहीं तो आई 1 ही रखते हैं, या फिर बोलो अगर 100% डिसोसिएट है या 100% एसोसिएट तो उतना ही वैल्यू रखूंगा जितना दिया है, आई 1 रखते हैं एसोसिएट डिसोसिएट 100% के केस में। ठीक है, देखो अगर किसी का आई 100% है, आई क्या दिया है 100%, तो परसेंट निकालूंगा तो 100/100 1 हो जाएगा ना, तो आई क्या आएगा 1। ठीक है, तो जब भी 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस देगा तो आई 1 लोगे। उसके अलावा बाकी जो भी परसेंटेज देगी, मान लो 50% ही है, 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो 50/100 मतलब 0.5, तो उसका आई की वैल्यू क्या होगी 0.5। और वहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने बोलता है वो कि कितना टूटा होगा जब आई 5.5 आ रहा है। क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, अब इसकी थ्योरी लिखवा दूं मैं, इसमें देख लेता हूँ और समझाने जैसा कुछ है क्या। अच्छा एक चीज बताओ आई की वैल्यू अगर 0 आती है तो अब मतलब कुछ है ही नहीं, ना एसोसिएट ना डिसोसिएट। आई की वैल्यू अगर 0 आती है तो एसोसिएट डिसोसिएट कुछ नहीं है, नॉर्मल कॉलिगेटिव है। अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है कि 1 से ज्यादा पार्टिकल बन रहे हैं, डाले थे 1 पार्टिकल 1 से ज्यादा बन रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो क्या होगा डिसोसिएशन। आई की वैल्यू अगर 1 से कम आ रही है 1/2 है ऐसा कुछ, तो एसोसिएशन का केस है। तो ये पूछता है आई की वैल्यू 1 मतलब 0 मोर देन 1 लेस देन 1, या फिर आई की वैल्यू 1 जो भी है ऐसे दे रहा है। ठीक है, ये डायग्राम जरूर बना लेना है तीनों वाले। ये लिख लेना, ये पोर्शन लिख लेना, ये लिख लेना, एक डिसोसिएट का लिख लेना, एक एसोसिएट का लिख लेना, बस बाकी कुछ मत लिखना। चलो
अपन ने समझ लिया वेंटो फैक्टर क्या है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल क्या है, ठीक है। नॉर्मल क्या है, जब जितने पार्टिकल डालें उतने ही रह जाएं तो नॉर्मल, जितने पार्टिकल डालें अगर उससे ज़्यादा या कम आ रहे हैं तो एबनॉर्मल। और ये एबनॉर्मल कितना होगा यही फाइंड करने के लिए एक नया नाम आया था वेंटो फैक्टर या आई। तो वो आई जो है उसकी वैल्यू कहीं से निकलेगी, एसोसिएट हो रहा होगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, डिसोसिएट हो रहा होगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, और ना एसोसिएट ना डिसोसिएट कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो वैल्यू 1 रहती है। 1 का मतलब किसी में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहता है। तो इसलिए नॉर्मल कॉलिगेटिव जब भी होती है तो आई क्या रखते हैं 1, तो कुछ मतलब ही नहीं है उसका। लेकिन 1 से ज़्यादा या कम आ रहा है तो फिर 1 वो आई का इंपॉर्टेंस आ जाता है, और वहीं एसोसिएशन डिसोसिएशन के नए फॉर्मूले आ जाते हैं। क्लियर है? तो अब जो चीज़ें लिखी अपन ने वो देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी अपन कोई भी चीज़ को अगर कंपेयर करके लिखना होता है तो ओरिजिनल जो वैल्यू होती है वो नीचे लिखी जाती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मेरा 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ है कॉलेज में, ठीक है, उसमें से कुछ मार्क्स आए 5-6 ऐसे आते हैं, ठीक है, राउंड पे मेरे को पता है ऐसा बहुत कम। अभी कितने हैं यार, मेरे को ईएनटी का पेपर हुआ था ना, 2 टीचर्स ने चेक की कॉपी, आधे बच्चों की एक दूसरी टीचर ने चेक की अच्छी थी वो, आधे बच्चों की एक ऐसे टीचर ने चेक की उसने नंबर कितने कितने दिए हैं, 100 में से मुझे दिए हैं कुछ, एक प्रैक्टिकल 100 का था उसमें से दिए 8, कुछ बच्चों को तो 2, एक को 1 भी दिए हैं, ऐसे भी हैं। थ्योरी 100 का था, थ्योरी में भी इतने ही कुछ दिए उन्होंने, 6-7 या 2-3 थ्योरी में दिए हैं 100 में से, पता नहीं कैसे किए, बहुत ज़्यादा ही कम दिए, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबर दिए 100 में से। तो ओवरऑल मेरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस कॉपी चेकिंग 3 अलग अलग चीज़ें मिला के 20 नंबर आए हैं सब में, हाँ सब मिला के, पता नहीं कहाँ से। अरे नहीं वो टीचर की गलती है, इतने मैं अरे पूछ के लिख के आया था यार सब टीप के, ऐसे कैसे 2-3 आते। बाकी इधर तो देखो कभी भी किसी भी चीज़ को कंपेयर करते तो ओरिजिनल चीज़ नीचे लिखते हैं ना। फॉर एग्जांपल मेरा 50 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो नीचे 50 लिखूंगा, उसमें से कितने आए वो ऊपर लिखता हूँ ना हमेशा। तो जो भी रिजल्ट बाद में जो देखा गया वो ऊपर लिखा जाता है, जितने का ओरिजिनल होता है वो नीचे लिखते हैं हमेशा। तो आई की वैल्यू जो अपन लिखेंगे ना वो भी ऐसे लिखेंगे कि बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, मतलब जो ओरिजिनल में मेरे पास ऊपर है कि मैंने बोला कि 2 पार्टिकल डाले तो मैं नीचे कितना लिखूंगा 2। अब अंदर जाने के बाद उसका एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, वो का लिखूंगा ऊपर। तो ऊपर कौन सी चीज़ लिखी जाएगी, आफ्टर वाली, और नीचे कौन सी लिखी जाएगी, बिफोर वाली। बिफोर कितने पार्टिकल थे नीचे, आफ्टर कितने पार्टिकल हो गए ऊपर। और ये चीज़ मोल्स में लिखते हैं अपन, पार्टिकल को मोल्स में कंपेयर करते हैं कि इसके इतने मोल पहले थे बाद में टूट के इतने मोल हो गए। क्लियर ना, पहले 1 मोल था बाद में 2 मोल हो गए या आधा हो गया, तो मोल्स में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। मोल्स का फार्मूला क्या होता है, जो बेसिक गिवन मास अपन मोलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास नीचे आता है ना, तो मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में अगर लिखना हो तो चीज़ें उल्टी हो जाती है। ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखा जाता है और जो बाद में एसोसिएट या डिसोसिएट का होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास से आई फाइंड करने के लिए देता है तो उल्टा लिखोगे, और बाकी कोई भी मोल से देता है तो ओरिजिनल, जैसे अपन बोलते हैं कि नीचे ओरिजिनल अपन ऊपर ही है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले होते हैं आई के, वो लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हैं, ये रहे, हाँ ठीक है। चलो, तो वेंटो फैक्टर का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है कितने नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिवोल्यूशन, ठीक है। इसको ऐसे लिखोगे तो बेटर है, आफ्टर डिवोल्यूशन लिखा है मैंने, है ना। डिवोल्यूशन का मतलब घुलने के बाद, घुलने के बाद या तो वो टूटेगा या बनेगा, एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा। तो डिवोल्यूशन में फिर 2 पार्ट आएंगे, डिसोसिएट और डिवोल्यूशन अलग अलग टर्म्स है, याद रखना। पहली चीज तो ये कंफ्यूज नहीं करोगे। डिवोल्यूशन, सॉल्यूशन आ रहा है ना, मतलब घुलना, तो डिवोल्यूशन लिखो तो घुलना। अब घुलने के बाद टूट रहा है तो डिसोसिएट, टूटना, और जुड़ रहा है तो एसोसिएट। तो डिवोल्यूशन में फिर 2 चीज़ें आ जाती है, एसोसिएट होगा कि डिसोसिएट। तो मैंने क्या बोला, आई की वैल्यू कहीं से डिफाइन करता हूं मैं, डिसोल्यूशन के बाद मेरे को क्या दिख रहा है, 1 डाला था 1 ही दिख रहा है तो आई 1 आएगा, ज़्यादा दिख रहे हैं तो आई मोर देन 1 आएगा, कम दिख रहे हैं तो आई लेस देन 1 आएगा। तो 3 टाइप हो सकते हैं डिवोल्यूशन के बाद क्या हो सकता है, या तो सेम रहे या चाहे बढ़े चाहे घटे, तो 3 वैरायटी आती है। ये समझ गया कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है कितना नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर या बिफोर या फिर डिवोल्यूशन के बाद। टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल कॉलिगेटिव और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव। आई क्या बता रहा है अपने को, नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव में फर्क।
क्योंकि नीचे जो लिखते हैं वो ओरिजिनल कितने पार्टिकल डालें, तो वो नीचे लिखा तो ओरिजिनल हुआ ना। नॉर्मल कॉलिगेटिव चेंज क्या आ रहा है, वो ऊपर लिखा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो एबनॉर्मल ऊपर। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में रिलेशन क्या, वही तो बता रहा है कितना रिलेशन है, क्या है। क्लियर है? तो वही बोला है कि अगर पूछा है किन किन के बीच में फ़र्क बताया जाए तो एबनॉर्मल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में फ़र्क बताता है। जैसे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक की क्या होती है, पाई इज इक्वल टू CRT। इसकी एबनॉर्मल क्या होगी, ICRT। आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब वो पहले लिखो बाद में लिखो, तो फर्क सिर्फ आई का ही है ना, ये समझ में आया। तो इसकी वैल्यू मान लो अगर 50 आ रही होती तो इसकी भी आई इंटू 50 आएगी ना। तो आई क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है नॉर्मल और एबनॉर्मल में कितना फर्क है, बस। इसकी 50 थी तो इसकी कितनी हो गई, 50 आई, तो रिलेशन ही तो है। तो ये लिखा है टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल कॉलिगेटिव एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दो टाइप, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल कब, जब आई इज इक्वल टू 1 ही रह जाए। 1 रह जाए तो दोनों सेम ही हो गया कि जितने पार्टिकल डाले थे उतने ही रह गए, तो आई क्या लिखते हैं 1। कि बिफोर भी 1 था आफ्टर भी 1 ही है, या बिफोर भी 50 पार्टिकल थे आफ्टर भी 50 है, तो 50/50 1, तो आई की वैल्यू 1 आती है। आई की वैल्यू समझ गए ना कैसे निकालते हैं, बिफोर और आफ्टर। और ओरिजिनल जो नीचे लिखते हैं, बाद में क्या दिख रहा है वो ऊपर लिखते हैं। मान लो जो मैंने ओरिजिनल डाले वो भी नीचे 50 है, पानी के बाद डालने के बाद भी 50 ही रहे, तो 50/50 1, तो आई आती है 1 नॉर्मल के लिए। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है? एबनॉर्मल में आई 1 नहीं आता, या तो उससे ज्यादा, नॉट इक्वल लिखा है मतलब या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। दो केस बनेंगे, कम ज्यादा दोनों के। एसोसिएट होना मतलब क्या है, जुड़ना, तो आई की वैल्यू कम आएगी। डिसोसिएट मतलब टूटना, तो पार्टिकल ज्यादा दिखेंगे, तो आई मोर देन 1 पार्टिकल ज्यादा दिखेंगे 1 से, और आई लेस देन 1 1 से कम दिखेंगे। ठीक है? इसमें पार्टिकल नंबर डिक्रीजेस आफ्टर रिएक्शन, इसमें पार्टिकल नंबर इंक्रीजेस आफ्टर रिएक्शन। नाम ही है ना डिसोसिएट इंक्रीजेस, इसमें क्या समझाना। क्लियर है? तो ये 3 क्लियर हुआ, क्या है, आई 1 लेस देन 1 मोर देन 1। ठीक है? अब आई के 3 फॉर्मूलेज है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहले वाले पे भले गोला नहीं किया है बट वो इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा गोला करता इसीलिए। ठीक है? लिखा क्या है भाई, पहले तो ये गोले मार्क कर लेना तुम लोग भी। बिफोर नीचे आएगा और आफ्टर यहाँ आएगा। क्लियर है? तो ओरिजिनल जो होता है वो नीचे है ना, बिफोर मतलब ओरिजिनल। ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर आफ्टर डिसोसिएशन, जिस भी चीज का केस में ले रहा हूं, तो बिफोर मतलब ओरिजिनल वाले नीचे रखे। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन है, एसोसिएशन ऊपर रखा। ये जो समझ में आती है ना, तो आफ्टर द रिएक्शन वाली और ओरिजिनल चीज है। ये क्या है, ओरिजिनल स्टार्टिंग में कितना था, और ये क्या होगा आफ्टर द रिएक्शन, लिख देता हूं सीधा है आफ्टर द डिवोल्यूशन। क्लियर है? ये समझ में आया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इसी को मैं अब कॉलिगेटिव की भाषा में ये बोलता हूँ ना, ओरिजिनल से मैंने कैलकुलेट किया था ना, बोला था कि रिएक्शन नहीं भी करवाऊंगा तो मुझे पता है कि 2 पार्टिकल डाल रहा हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि नहीं ये तो 4 हो गए अंदर जाके, तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा फिर। तो उसको क्या बोला मैंने, ऑब्जर्व। कि ऑब्जर्व करने के बाद जो बात हुई वो आंसर अलग आएगा तो ऊपर लिखते हैं, और ओरिजिनल जो आंसर आता है वो नीचे लिखते हैं। तो कैलकुलेटिव नीचे लिखते हैं, और ये पता है फार्मूला आता है, वहाँ यही कन्फ्यूजन रह जाता है स्टूडेंट्स को कि ऑब्जर्व ऊपर आएगा कि कैलकुलेटेड। तुम लोगों को याद रहता है ये ऑब्जर्व कैलकुलेटेड ऊपर नीचे क्या रहता है, कि कन्फ्यूजन होता है? बाकी क्या पता, हर चीज में होता है। और बाकी मुझे तो होता था सच में, ये याद ही नहीं रहता था कि कैलकुलेटेड ऊपर लिखना है कि ऑब्जर्व लिखना है। ठीक है? तो याद कैसे करोगे, कैलकुलेटेड मतलब बताया था ना तुमको स्टार्टिंग में, वो बीकर बना के लिख के, कि बिना पार्टिकल को अंदर डिसॉल्व किए भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब क्या ओरिजिनल है। और डिसोसिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी ऑब्जर्व्ड है ना, ऑब्जर्व किया है कि ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है उतना ही रह रहा है, तो वो बाद वाली वैल्यूज ही हो सकती है ऑब्जर्व वाली। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना है, कैलकुलेटेड नीचे आएगा, ऑब्जर्व्ड ऊपर आएगा। ये भी फॉर्मूले पूछ लेता है बहुत बार, वो 4 फॉर्मूले दे देगा। ठीक है? याद रहेगा इसको, या तो फिर अगर ऐसे नहीं याद रहेगा ना ऑब्जर्व कैलकुलेटेड, तो इसको ऐसे याद कर लेना। कैटेगरी होती है ना ओबीसी, तो उससे O/C मैंने ऐसे याद कर लेता हूँ, O/C ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड, जैसे भी तुम लोग याद करना चाहो। और इसको इसीलिए फोकस करके बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आएगा, फिर वहां भूल जाओगे कि ऑब्जर्व्ड ऊपर लिखना है कि कैलकुलेटेड ऊपर लिखना है।
क्लियर है? ठीक है, अब ये क्या लिखे मैंने, नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं ना बेटा, इधर मोल्स लिखे हैं ना, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं अगर इस चीज के ऊपर वाले के मोल लिख रहा हूं तो ऊपर उसका मास और नीचे उसका वेट आएगा ना मॉलिक्यूलर, और नीचे वाले के लिए नीचे उसका मास और उसका वेट ऊपर पहुंच जाएगा। तो वेट वाले केस में चीजें उल्टी हो जाती है ना, जैसे आई की अगर फॉर्मूला लिखना हो तो N1/N2 अगर लिख रहा हूं ये वाली चीजें, तो वेट उल्टा हो जाएगा ना, M2/M1 हो जाएगा। ये समझ में आया? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पता है, गिवन मास अपन मोलर मास, तो इसका मोलर मास नीचे आएगा, इसका ऊपर चला जाएगा। तो इसमें देखो क्या है, इसमें नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिख रहे हैं कि ओरिजिनल कितना है वो ऊपर लिखा है। हाँ, नॉर्मल मतलब कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ओरिजिनल जो मास दिख रहा है मेरे को, जैसे CH3COH का मेरे को दिख कितना आ रहा है 60, तो 60 ऊपर लिखूंगा। और ऑब्जर्व अंदर जाने के बाद तो वो 2 में जुड़ जाता है ना, तो ऑब्जर्व करने के बाद ही पता लगेगा कि 2 में जुड़ा है। हवा में तो नहीं बता पाओगे ना तुम कि अभी से 120 बोल दिया है, जब तक उसको पानी में न डालूं। ये जो समझ में आई? तो जब तक CH3COH को मैं पानी में नहीं डालूंगा तुम नहीं बता पाओगे कि जुड़ के 120 हो रहा है वेट। क्लियर है? तो ओरिजिनल उसको 60 ऊपर लिखेंगे और ऑब्जर्व के बाद जो 120 आता है वो नीचे लिखेंगे। लेकिन मोल्स या पार्टिकल में चीजें देखो, इसका एक एग्जांपल इसी से समझ लो तुम लोग। एग्जांपल क्या लिया मैंने, CH3COH। इसके आई की 2 टाइप से मैं वैल्यू लिख के देखता हूँ, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। पहले मान लो मेरे पास 2 पार्टिकल लिए थे मैंने, दो, क्योंकि डाइमर है ना तो 2 मिलके एक बनाता है, इसलिए मैंने 2 लिए अभी एग्जांपल, ठीक है। तो ओरिजिनल मेरे पास कितने हैं, 2 है। तो ओरिजिनल पार्टिकल कहाँ लिखता हूँ मैं, नीचे। तो ओरिजिनल 2 नीचे लिखे, पानी में डालने के बाद वो 2 कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि डाइमर बन जाएगा। तो बाद वाला कितना लिखा, ऊपर। तो ये मैंने फॉर्मूला कहाँ से लिखा, पार्टिकल वाले से, ठीक है। इसी को अगर मास वाले से निकालना हो, वो पार्टिकल का कुछ बोल ही नहीं रहा है और उसने मास दिए हैं कि पहले मास इतना था बाद में इतना हो गया है, तो CH3COH ऊपर मेरे को मास कितना दिख रहा है, ओरिजिनल कितना होता है उसका 60 होता है, तो 60 ऊपर लिखेंगे इसमें। ये याद रखना, ये लिखा है ना, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपन मोलर मास होता है। ये समझ में आया? तो 60 ऊपर लिखा ओरिजिनल, क्योंकि देखो नीचे पार्टिकल ओरिजिनल लिखे थे, तो नीचे अगर मोल्स का फार्मूला लिखता हूँ तो गिवन मास अपन मोलर मास इसका ऊपर जाता है ना, तो इसीलिए ऊपर 60 लिखा। और आफ्टर रिएक्शन जो मास दिख रहा है कितना दिख रहा है, 120 दिखेगा ना, तो 120 नीचे लिखूंगा, तो ये हो जाएगा ना 1/2। तो ये वाली चीज कहीं से आई, मॉलिक्यूलर मास से। तो आई की वैल्यू तुम मॉलिक्यूलर मास से निकालोगे तो भी सेम ही आएगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल से निकालोगे तो भी सेम आएगी। बस ये मत करना कि मास वाले में भी वही कॉन्सेप्ट लगा दिया कि नीचे 60 रखा ऊपर 120 रख दिया, वो मास में नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? तो वो क्वेश्चन में देके रखेगा, तो या तो तुमको आई की वैल्यू मास देके रखेगा वहां से निकालनी है, या फिर रिएक्शन दे देगा, तो रिएक्शन से पार्टिकल पता लग जाएंगे ना, तो पार्टिकल से निकाल लूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टिकल से निकल जाएगा। वो एक रिएक्शन दे देगा कि CaCl2 रिएक्ट कर रहा है बस, तो CaCl2 को मुझे पता है कि 3 पार्टिकल बनते हैं, तो सीधा ही वैसे आई की वैल्यू 3 हो गई। क्लियर है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन से निकाल लेते हैं आई की वैल्यू। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दे रहा है या कुछ दिया ही नहीं कि क्या टूट रहा है क्या बन रहा है, कुछ नहीं दिया है, तो और मास दे के रखा है कि पहले मास इतना था बाद में इतना हो गया है, तो आई बता दो, तो फिर इससे निकालते हैं, इस वाले से। समझ गए? दोनों काम कब आएगी, जब मास देगा तो ये, और कुछ नहीं दे रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई पार्टिकल से निकल जाती है। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है, NaCl है तो 2, बात ही खत्म। ये इतना समझ में आया सभी को? अगर ये वाला एग्जांपल यहाँ लिखना हो तो लिख लेना आई वाले में, ठीक है। एक इसका एग्जांपल, दोनों सेम एग्जांपल के लिए ही है, ठीक है। चलो इधर, अब वेंटो फैक्टर फॉर आयनिक कंपाउंड देखो, अगर कोई नॉन आयनिक कंपाउंड होगा तो नॉन आयनिक तो टूटेगा ही नहीं ना पानी में जाके, जितने पार्टिकल डाले उतने पार्टिकल रहेंगे। आयनिक वाला टूटता है, तो एबनॉर्मल वाली किसके लिए लिखी जाती है, आयनिक के लिए, क्योंकि आयनिक वाले टूटेंगे डिसोसिएट होंगे, बिना दूसरे वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वेंटो फैक्टर किसके लिए देखा जाता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। आई मॉडिफाइज द इक्वेशन, सारी इक्वेशन को चेंज कर देता है, और चेंज क्या रहता है, बस आई का मल्टीप्लीकेशन। XB = del P by P0 A होता है, उसमें आई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब कहीं का हो गया फॉर्मूला, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हो गया।
ये होता है ओरिजिनल, ये होता है आई का मल्टीप्लाई कर दिया तो एबनॉर्मल का हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग ओरिजिनल ये होता है, आई का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर ओरिजिनल ये होता है फाइव इक्वल टू CRT, आई का मल्टीप्लाई कर दिया तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव का हो गया। तो समझ गए नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्क किसका है, सिर्फ आई के मल्टीप्लिकेशन का। आई कहाँ से निकालोगे, या तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल या रिएक्शन दे रखी होगी। क्लियर है। चलो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई इज इक्वल टू 1 होता है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, टूट ही नहीं रहा है, तो जितने पहले पार्टिकल थे उतने बाद में, तो बिफोर आफ्टर सेम वैल्यू रहेगी तो कट जाएगा ना, तो आई 1 ही आएगा हमेशा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1। ठीक है। आयनिक कंपाउंड अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इलेक्ट्रोलाइट या तो पूरा भी टूट सकता है या पूरा नहीं टूट सकता। अगर पूरा टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन बोलते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 100%, पूरा टूट रहा है तो। अगर पूरा नहीं टूट रहा है तो अल्फा की वैल्यू देगा कि 20% टूटा है, 80% टूटा है, 60%, 70% टूटा है। तो जितना परसेंट टूटा है उतने के पार्टिकल तो बने ही हैं, और जितना बच गया है वो भी तो पार्टिकल में ही काउंट हो रहा है ना। जो इधर गोला बना के बताया था कि एक पूरा गोला है, मैं बोल रहा हूँ 50% टूटा है, तो इसका आधा परसेंट जो टूट के अलग हुआ है ये एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट। एक तो यहाँ से पार्टिकल पता लगेंगे, प्लस ये जो आधा बच गया जो टूटा नहीं है ये भी तो पानी में तैर ही रहा है ना, तो ये भी एक पार्टिकल के फॉर्म में ही काउंट होगा। तो इसको भी काउंट करोगे, प्लस जो टूट गया है वो एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट, उसके हिसाब से उसको भी काउंट करते हैं। तो ओवरऑल सब काउंट करते हैं अपन, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का, तब जाके आई की वैल्यू आती है। लिखा था ये प्लस ये प्लस ये, इसीलिए। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1 मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अगर आई नॉट इक्वल टू 1 है तो उसमें दो केस हो सकते हैं। नॉट इक्वल टू 1 मतलब एक से ज़्यादा भी आ सकता है, एक से कम भी आ सकता है। अब ज़्यादा में भी एक लिमिट होगी ना उसकी, और कम में भी एक लिमिट होगी कि कितने पार्टिकल बनेंगे एसोसिएट होके, कितने पार्टिकल टूटे मतलब टूट रहे हैं एसोसिएट होके, जो भी दोनों। तो वो लिमिट के बीच में अगर कहीं स्टैंड कर रहा है कि आधा ही टूट पाया है, तो सारे पार्टिकल थोड़े ना तुमको दिख रहे हैं, या आधे ही एसोसिएट हो पाए, तो सारे नहीं दिख रहे हैं ना, कुछ तो बच रहा है। तो वही लिखा है कि आई नॉट इक्वल टू 1 में फिर दो केस बनेंगे कि अगर पूरे ही कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 100% होता है इसके लिए। चल लिखा हुआ है यहाँ अल्फा 100% होगा। और एक और केस हो सकता है जिसमें अल्फा 100% नहीं हो, जिसमें नहीं होगा उसमें अल्फा की वैल्यू दे के रखेगा कि अल्फा मान लो 40% डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 40/100। 40/100 करूँगा तो 0.4 वैल्यू आ रही है कि 0.4 ही टूट रहा है। वो एक था तो कितना टूट रहा है 0.4। ये है। क्लियर है, ये समझ में आया। तो अगर अल्फा कुछ परसेंटेज में देके रखे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 100 है तो नॉट इक्वल टू 100 में तो कुछ देके रखेगा। 100 होता तो 100/100 1 हो जाता, तो वहाँ पे फिर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है 1। आई नॉट इसमें अल्फा की 1 आ जाएगी और इसमें अल्फा की 1 नहीं आएगी, इसमें अल्फा 1 ले लो। क्या? हाँ अरे यार कैसे लोग। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में टूट नहीं रहा है तो जितने पार्टिकल पहले थे बाद में, तो बिफोर आफ्टर सेम होगा तो आई इज इक्वल टू 1 ही आएगा, वो लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड टूटता है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 तो कभी आएगी ही नहीं। आई से तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी, आई की वैल्यू या तो ज़्यादा या कम आएगी। ठीक है। बिफोर आफ्टर दोनों में कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो आई नॉट इक्वल टू 1 होगा जब भी पार्टिकल टूटे हैं, जैसे कुछ डाला, ठीक है, पूरा टूट गया तो ज़्यादा ही आएगी ना। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पार्टिकल पानी में डाला, आधा टूटे तो भी पार्टिकल उससे तो ज़्यादा ही रहेगा, पूरा टूट गया तो भी पार्टिकल उससे तो ज़्यादा ही रहेगा। इसको ऐसे समझो ना, ये बीकर था, ठीक है, पानी का भरा हुआ। इधर देखो, फिर समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछना, बातें करते रहना। ये एक पार्टिकल है, जब ये एक पार्टिकल पानी में गया तो मैं बोल रहा हूँ ये इसने छोटे छोटे इसके कुछ पोर अलग कर दिए। ठीक है, यहाँ से ही इतना टूट गया इधर से, और इधर से इतना कुछ टूट गया, और इधर कुछ पार्टिकल इसने अपने डिस्पर्स कर दिए। समझ गए? तो ये बोल रहा हूँ कि आई नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो टूट रहा है ना वो। अब वो थोड़ा टूटे पूरा टूटे वो फिर वेरी करेगा। यूरिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ गया ना। आयनिक में थोड़ा टूट रहा है कि पूरा टूट रहा है, तो टूट तो रहा है ना। टूट रहा है मतलब आई नॉट इक्वल टू 1 तो कभी नहीं होगा। इधर बेटा, इधर 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 सुन लो। बिफोर डिसोसिएशन तो कुछ नहीं था, ये ऊपर वाला गोला ही था।
आफ्टर डिफोफिशिएशन में मैं बोल रहा हूँ कुछ तो टूटेगा ना, या तो पूरे टूट जाएगा या कुछ तो टूटेगा। तो सेम वैल्यू तो कभी नहीं आ सकती ना नीचे और ऊपर की। अगर ये पूरा गोला था ये, और ये पूरा नहीं बचा, मैं बोल रहा हूँ इतना टूट गया, तो दो अलग अलग पार्टिकल तो बनेंगे। पूरा ही हो गया तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल बनेंगे। तो ये आई की वैल्यू बराबर कभी नहीं हो सकती ना, चाहे थोड़ा टूटे या पूरा टूटे। तो बोल रहा हूँ आई नॉट इक्वल टू 1 में फिर दो केस बन जाएंगे, थोड़ा पूरा ही टूट रहा है और थोड़ा टूट रहा है। तो थोड़ा टूट रहा है, ये पूरा ही टूट गया तो भी नॉट इक्वल टू 1 ही रहेगा वो। तो यही बोल रहा हूँ। चलो, तो आई अगर नॉट इक्वल टू 1 में अल्फा आ गया है 100% है, 100% है तो 100/100, अच्छा ये वाला है। अल्फा अगर 100 है तो 100/100 क्या हो जाएगा 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1। लेकिन अगर उसने बोला है कि पूरा नहीं टूट रहा है, सिर्फ 70% टूटा है, तो 70/100 लिखूंगा। तो 70/100 मतलब जो भी परसेंटेज गिवन होगा बाय 100, तो 0.7 टूटा है। तो यहाँ 1 टूटेगा, यहाँ 0.7 टूट रहा है। अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो मैं ये लो लिख लेता हूँ। अगर अल्फा दिया है 70%, तो तुम्हारा अल्फा क्या होगा 70/100 0.7। ये समझ में आया? तो नॉट इक्वल टू 1 में 1 भी आ सकता है और कुछ दूसरी वैल्यू भी आ सकती है। कुछ गिवन होगा तो दूसरी वैल्यू आएगी, और 1 कब आएगा जब 100% टूट रहा होगा। ये चीज समझ में आई सभी को? एक बार खुद से करके देखना, आ जाएगी। इससे ज्यादा क्या समझाऊँ? हाँ नहीं, एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, दोनों में बने। अल्फा 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 क्या होता है? हाँ, जो भी परसेंटेज गिवन होगा ना एसोसिएशन का, कि इतना परसेंट एसोसिएट हो रहा है, तो परसेंटेज अपॉन 100 सेम ही रहेगा। बस परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन, ये हो जाता है। ठीक है, सारे इधर बाकी। अब अगला, जब I इज इक्वल टू 1 मतलब नॉर्मल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, जैसा सॉल्यूट पहले था वैसा बाद में भी है, ना एसोसिएट ना डिसोसिएट। तो I1 कैसा? ग्लूकोज, यूरिया। इसके 3 नाम है, या तो कैन शुगर बोलता है, या शुगर कैन लिख के देता है, सुक्रोज लिख के देता है। ठीक है, यही 4-5 एग्जाम्पल है अपने इसमें। क्लियर? I मोर देन 1, मोर देन 1 I का मतलब पार्टिकल है ना, पार्टिकल एक से ज्यादा आ रहे हैं मतलब केस का होगा डिसोसिएट का, तो डिसोसिएशन हो रहा है। NaCl जाएगा तो 2 पार्टिकल बनाएगा, और डिसोसिएट 2 कब बनाएगा NaCl? जब पूरा टूटेगा। NaCl का जब 100% डिसोसिएशन हो रहा होगा तभी वो 2 पार्टिकल बनाएगा। 100% डिसोसिएशन नहीं होगा तो 2 पार्टिकल नहीं बनाएगा, 2 से कम ही रहते हैं। क्लियर है? KCl 2 बनाएगा, BaCl2 3 कैसे बना रहा है समझ में आता है? Ba+2 + 2Cl-, खुद से लिख लेना है। MgSO4 2 कैसे बनाएगा? Mg+ + SO4 - 2। K2SO4 3 कैसे बनाएगा? 2K+ + SO4 - Al2SO4 होल थ्राइस 2Al + 3, तो 2 प्लस SO4 - 3। ठीक है, +3 पे तो -3 पे आएगा। ठीक है, तो SO4 - 3 के भी कितने? 3 पार्टिकल, तो ये 3 पार्टिकल प्लस 2 पार्टिकल, समझ गए? तो 5 हुआ। Na4FeCN6, तो बड़ा वाला ब्रैकेट कभी नहीं टूटता, याद रखना। ठीक है, तो बाहर कितने? 4 Na और एक ये बड़ा ब्रैकेट, टोटल 5। ये समझ में आया? और ये चीजें कब आएगी? जब 100% डिसोसिएशन है। 100% नहीं है तो तुम एग्जैक्ट ये नहीं लिख पाओगे। देखो, फिर I की वैल्यू दे के रखेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है NaCl, Na++ Cl-। अगर 100% डिसोसिएट होता तो इसके 2 पार्टिकल बनते। 100% अगर डिसोसिएट नहीं है तो देखो, अगर ये 1 होता है तो ये 0 0, 1 - अल्फा, अल्फा अगर टूट रहा है तो ये बनेगा भी कितना? अल्फा और अल्फा। तो यही तो इक्विलिब्रियम वाली बोलो है, बीच में T = T वाली स्टेज है। और देखो, शुरू में पार्टिकल कितने थे? 1 + 0 + 0 1। बाद में पार्टिकल कितने? ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी पार्टिकल में काउंट हो रहा है ना, तो इसका जो बचा हुआ पोर्शन वो पार्टिकल में काउंट हुआ, प्लस जो टूट गए वो भी पार्टिकल बना रहे हैं। तो बाद में पार्टिकल कितने दिखेंगे? 1 - अल्फा एक पार्टिकल दिखेगा, प्लस अल्फा ये एक पार्टिकल दिखेगा, प्लस ये भी एक पार्टिकल दिखेगा। तो यही तो तुम्हारी फाइनल I की वैल्यू है जब बीच में। देखो वही लिखा था तुमको, T = 0 और एक लिखता हूँ T = इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे पूरा टूट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये क्या 1 और 1। तो मैं तुम लोगों को लिख देता हूँ, 3 चीजें लिख रहा हूँ। देखो, T = 0 पे I कितना था?
1। समझ में आया? t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कितने दिख रहे हैं? 1 ही है ना। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब पूरी रिएक्शन हो गई तो पार्टिकल कितने दिख रहे हैं? 2। आई की वैल्यू क्या लिखूंगा? 2। तो ये 2 लिखना बहुत सिंपल है। लेकिन जब t इज इक्वल टू टी पे वो दे के रखता है कि मान लो 50% ही डिसोसिएट हो रहा है तो आई बताओ, या 40% डिसोसिएट हो रहा है तो आई बताओ, तो वहां क्या करते हैं? कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है ना वो, तो उसके लिए ये इक्वेशन लिखते हैं पूरी, उसका सम करते हैं और वही आई के बराबर होता है। और अल्फा उसने बोला है 40% है, तो अल्फा 40 का मतलब क्या है? 40/100 तो 0.4, तो हर अल्फा में 0.4 रख दूं, या फिर प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा कैंसल, तो फाइनली कितना बचेगा है? अल्फा प्लस 1, ये प्लस का अल्फा और ये प्लस का 1 बचा है, तो अल्फा प्लस 1, तो मेरा कितना है? 0.4 था, तो 1 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा? 1.4। समझ में आए? तो 1.4 मेरा बीच वाले टाइम पे पार्टिकल दिखेंगे मेरे को, और 1.4 2 से कम ही है। पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो 2 दिखेंगे, बिल्कुल नहीं होगा तो 1 दिखेंगे। बीच में कोई सी स्टेज का आंसर इनके बीच में ही आएगा ना, और ये बीच की स्टेज है तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 1.4। 1.4 इसके बीच का ही है। अगर मैं बोलूँ 70% डिसोसिएट होगा तो 1.7 आ जाएगा, तो इनके बीच में ही वो पार्टिकल का नंबर आएगा ना। तो ये चीज़ समझा रहा हूँ कि 1 होगा तो उसमें तो सेम रहता है, नॉट इक्वल टू वाले में और इसमें दोनों में फ़र्क पड़ता है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल नोट कर लेना अगर करना है तो। तीनों 0 ये और t इज इक्वल टू टी का, ये पहला वाला t इज इक्वल टू टी टाइम का है। क्लियर है? चलो, ये समझ में पार्टिकल का नंबर कैसे गिनते हैं, और ये कब गिन पा रहे हैं? जब अल्फा 100% है, याद रखना। अगर अल्फा कुछ दे रखा है क्वेश्चन में तो वहाँ NaCl को 2 मत रखना कभी। क्वेश्चन ऐसा है, सुनो, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 30% और रिएक्शन हो रही है NaCl की, फाइंड, और सब कुछ दे रखा है, Kf दिया है, M दिया है, फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो तुम Kf की वैल्यू रखोगे, M की सीधा रख दोगे, और NaCl दिया है तो फटाफट से तुम 2 रख दोगे इसको। अगर वो लिख के दे कि अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो ही इसको 2 रखोगे। अगर उसने बोल दिया है कि 30% डिसोसिएशन है तो रिएक्शन बनाओगे, उससे ये करोगे, वहां से अल्फा निकालोगे, वहां से आई निकलेगा, मतलब जो भी अल्फा तो दिया है वहां से आई निकलेगा, फिर ये आई की वैल्यू रखोगे NaCl में 2, मतलब जो भी आ रही है वो रखोगे। लेकिन अगर 100% दे तो ही 2 रखते, वरना नहीं रखोगे कभी। क्लियर है? समझ में आया सभी को? मोर देन 1 वाला अल्फा लेफ्ट, मतलब आई की वैल्यू लेस देन 1। आई कम कब आता है पार्टिकल का? जब एसोसिएट होते हैं अंदर जाके, कि बाहर से मैंने 10 पार्टिकल डाले थे, अंदर मेरे को 5 ही दिख रहे हैं, तो दो ने पेयर बना लिए होंगे, तो आई लेस देन 1 ही आएगा हमेशा। क्लियर है? बिफोर और आफ्टर के हिसाब से समझ में आता है ना, कि बिफोर कितने थे? 10, तो 10 नीचे लिखूंगा, बाद में डालने के बाद कितने दिख रहे? 5, तो 5 ऊपर लिखूंगा, तो आधा हुआ ना, है तो 1 से कम ही आधा। समझ में आए? तो एसोसिएशन होता है इसमें डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सा, जितने बनाता है। आपने क्वेश्चन बुक में मोस्ट ऑफ द डाइमर के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है? एक एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये 2 होते हैं। एसिटिक एसिड CH3COH, बेंजोइक एसिड C6H5COH, और ये दोनों डाइमर के एग्जांपल हैं। क्लियर है? डाइमर बनाते जाके। ये भी एक डाइमर, देखो 2x अगर है तो x2 लिखूं तो इसके मोल कितने आएंगे? आधा, क्योंकि पहले कितने थे ओरिजिनल? 2, तो 2 नीचे लिखा, बाद में कितने दिख रहे हैं? 1, तो 1 ऊपर लिखा। n की वैल्यू 1/2 या i की वैल्यू 1/2। ठीक है? 3x अगर है तो x3 लिखता हूँ, ट्राइमर अगर है तो पहले कितने थे? 3, वो नीचे लिखा, बाद में कितना दिख रहा है? 1, तो 1 ऊपर लिखा, तो ट्राइमर का एग्जांपल जाएगा। समझ में आए? तो किसी का भी देगा, कर लोगे। ठीक है? अब अल्फा देखो, आई की वैल्यू अगर दे रहा है तो क्या करेंगे, नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे। अगर आई कुछ भी नहीं दिया है ना उसने, तो और रिएक्शन दिया तो पूरी 100% डिसोसिएशन से मान लेना। ठीक है? देखो आई अल्फा अगर गिवन नहीं हो तो कितना % डिसोसिएशन है, तो अपन क्या मानते हैं? 100% हो रहा होगा, क्योंकि मन से तो नहीं मान पाओगे ना कि 10%, 20%, 50%, 70%। ये समझ में आया? मन से अल्फा मान पाओगे क्या? अगर नहीं दिया है तो मन से क्या मानते हैं? फिर 100% हो रहा होगा, तभी मैं NaCl को 2 लिख पाऊंगा। मैं मन से नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ पानी के अंदर जाने के बाद NaCl 70 ही टूटेगा, 50 ही टूटेगा, मन से कुछ नहीं लिख सकता। तो अगर अल्फा नहीं दिया हो तो आई की वैल्यू कैसे देखते हो? जो ये दिख रही है 100% मान के। तो अल्फा नॉट गिवन हो तो मतलब हाँ आई नहीं दिया हो और कुछ एग्जाम्पल दिया हो, आई फाइंड करना हो, और अल्फा नहीं दिया हो तो अल्फा 100% मान के सॉल्व कर लो। तो वो लिखा है कि वो आई n के बराबर ही आता है जितने पार्टिकल होते हैं। ठीक है? मतलब जो भी टूट रहा है। लेकिन अगर अल्फा दिया है
तो फिर कैसे करेंगे, इस रिएक्शन से अल्फा निकाल करके, ठीक है, उसको सबका सम करेंगे तो आई आता है। तो अगर अल्फा दिया है तो प्रोसेस अलग हो जाती है, नहीं दिया है तो 100% मान के अपन सेम रख देते हैं। 1 नहीं, मतलब जो भी पार्टिकल का नंबर है, अगर NaCl है तो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन वाला मॉलिक्यूल है जो टूट ही नहीं रहा है तो 1 ही आता है फिर, ठीक है। और ये रटना नहीं है, तुमको क्या करना है, इनका सम, बस जो भी रिएक्शन लिखोगे उसका ये लिखना और सम कर देना, ठीक है। ये मत रटना कि n क्या है, ये वो, कोई मतलब नहीं है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ये फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा बाद में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हाँ, कोई डाउट इसमें क्या, बाद में पूछना, ठीक है। चलो, टू फाइंड द अल्फा, देखो अगर अल्फा नहीं दिया हो तो आई दे के रखेगा, ठीक है। अगर टू फाइंड द अल्फा डिग्री ऑफ, देखो अल्फा बोला क्या मैंने, डिग्री ऑफ डिफोल्यूशन बोला है। डिफोल्यूशन मतलब डिफोशिएट भी हो सकता है, एसोसिएट भी हो सकता है। तो अगर अल्फा फाइंड करना हो तो या तो अल्फा डायरेक्टली दे रखा हो उसने, जो भी गिवन होता है 0.2, 0.1, 0.5, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में देता है। देखो या तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट दे देगा या फिर परसेंटेज की फॉर्म में देगा। अगर पीछे परसेंटेज नहीं लगा रखा सिंबल में तो समझ जाना डायरेक्ट वैल्यू दी है, लेकिन पीछे अगर परसेंटेज लगा रखा है तो उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 0.1 लिखा है, पीछे परसेंटेज नहीं लगा है, तो समझ जाना वो डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू है। अगर 0.1 परसेंटेज दिया है तो 0.1/100 करोगे। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ, है ना। पीछे कहीं परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा तो समझ जाना वो डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू है। पीछे अगर परसेंटेज दिया है तो उसको डिवाइड विद 100 करोगे तभी वो निकलेगा। हाँ, नहीं आएगा ऐसा, हाँ मतलब फिर यहाँ नहीं आएगा ऐसा। क्लियर है। स्टार्टिंग अगर अल्फा परसेंटेज में दे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डायरेक्ट दे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ समझ में आई सभी को, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को, पक्का। चलो अब आगे का लिखवा दूँ, इसके 2 केसेस, एसोसिएशन डिसोसिएशन के।